हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद 3। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 199 है। 198 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरे जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? भारतीय खान ब्यूरो नागपुर, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जमशेदपुर, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, भारतीय खान ब्यूरो कहाँ पे है? तो ये है आपका नागपुर में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये है आपका खेतड़ी में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ये आपका जमशेदपुर में नहीं है, ये है आपका उदयपुर में। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान ये है आपका धनबाद में। तो इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? तो सी वाला ऑप्शन है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जमशेदपुर में नहीं है, ये है आपका उदयपुर में। पृथ्वी से मंदाकिनी आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा? गैलीलियो ने, न्यूटन ने, एडिसन ने, मार्कोनी ने। पृथ्वी से मंदाकिनी मतलब कि आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा? तो ये जो है कि गैलीलियो ने देखा। देखिए, 1609 ईस्वी में पहली बार स्वनिर्मित दूरबीन का उपयोग करते हुए रात्रि में आकाश के अध्ययन के समय जो है कि आकाशगंगा को इन्होंने देखा, गैलीलियो ने। तीक्ष्ण, कटक, सर्क एवं गिरिश्रिंग पवन द्वारा निर्मित अपरदनात्मक भू आकृतियां हैं। हिमनदों द्वारा निर्मित अपरदनात्मक भू आकृतियां हैं। हिमनदों द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक भू आकृतियां हैं। पवन द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक भू आकृतियां हैं। देखिए, तीक्ष्ण, कटक, सर्क और गिरिश्रिंग ये जो है कि क्या है? तो ये है आपका हिमनदों द्वारा निर्मित अपरदनात्मक भू आकृतियां हैं। ये भी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, अगर हम इन सब के बारे में बात करें हम, ठीक है, तीक्ष्ण कटक के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो लगातार अपरदन से सर्क की दोनों तरफ की दीवारें संकीर्ण हो जाती है और दांतेदार कटक में परिवर्तित हो जाती है, जिन्हें हम तीक्ष्ण कटक कहते हैं। ठीक है, सर्क की अगर हम बात करें तो यह एक पर्वतीय कटक से बना खोखला बेसिन होता है, जिसमें तीन तरफ से क्या होता है कि खड़ी ढाल होती है और एक तरफ से इसमें खुला होता है। गिरिश्रिंग ये क्या होता है? तो यह सर्क की दीवारों पर अपरदन होने से हर्न निर्मित होते हैं तथा तीन या इससे अधिक विकिरणित हिमनद निरंतर शीर्ष पर तब तक अपरदन जारी रखते हैं जब तक कि उनके सर्क आपस में मिल न जाए। ठीक है, और ये सब सारे जो है कि हिमनदों द्वारा निर्मित अपरदनात्मक भू आकृतियां हैं। ये भी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित संसदीय क्रियाविधियों में से कौन सी सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को उठाने के साधन है? शून्यकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अल्पकालीन चर्चा। संसदीय क्रियाविधियों में से कौन सी सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को उठाने के साधन है? तो देखिए, शून्यकाल के बारे में अगर हम बात करें तो ये संसद के दोनों सदनों में, मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में प्रश्नकाल के तुरंत बाद का 1 घंटे का जो समय होता है वो होता है आपका शून्यकाल। ठीक है, देखिए, शून्यकाल में क्या होता है कि विचार के लिए विषय पहले से निर्धारित नहीं होते हैं। इसमें बिना किसी पूर्व सूचना के सार्वजनिक महत्व का कोई भी प्रश्न उठाया जा सकता है। ठीक है, और किसी मंत्री से उत्तर देने के लिए कहा जा सकता है। इसी कारण जो कि इसे प्रश्न उत्तर सत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को उठाने का साधन है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अगर इसके बारे में बात करें तो अध्यक्ष की अनुमति से जब कोई संसद सदन के किसी मंत्री का ध्यान सार्वजनिक हित की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करता है या उससे संबंधित प्रश्न पूछता है
तो उसे जो है कि ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है, ये भी आपका सार्वजनिक महत्व के मुद्दे को उठाने का साधन है। अल्पकालीन चर्चा, देखिए किसी अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान लाने के लिए कोई गैर सरकारी सदस्य अल्पकालीन चर्चा उठा सकता है। ठीक है, देखिए इसे 2 घंटे की चर्चा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर चर्चा के लिए 2 घंटे का समय नियत किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ये भी। तो सारी जो है कि सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को उठाने के साधन है, तो इसमें से हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन कि 1, 2 और 3। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका गठन कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार किया गया था। के.एम. मुंशी संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा के बारे में बात की जा रही है। इसका गठन, जो संविधान सभा का गठन है वो कैबिनेट मिशन की योजना के अकॉर्डिंग किया गया था। बिल्कुल आपका सही है। और के.एम. मुंशी संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। देखिए के.एम. मुंशी जो है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य थे। संविधान सभा का जो प्रारूप समिति था इसमें टोटल 7 सदस्य थे, इंक्लूडिंग अध्यक्ष। इसके अध्यक्ष जो है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। क्यों? क्योंकि बोला गया है इसमें कि के.एम. मुंशी संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, लेकिन ये थे। तो ये हो जाएगा आपका केवल 1 सही है। असत्य कथन की पहचान कीजिए। अनुप्रस्थ तरंगे ठोस माध्यम में ही उत्पन्न होती है। अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण शीर्ष एवं गर्त के रूप में होता है। ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे के उदाहरण है। प्रकाश तरंगे व जलीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण है। इसमें से आपको असत्य कथन बताना है। देखिए अनुप्रस्थ तरंगे ये ठोस माध्यम में ही उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है। अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण शीर्ष एवं गर्त के रूप में होता है। ध्वनि तरंगे जो है कि अनुप्रस्थ तरंगे के उदाहरण। देखिए ध्वनि तरंगे जो है ना अनुदैर्ध्य तरंग के उदाहरण है, ना कि अनुप्रस्थ तरंगे। अगर हम बात करें अनुदैर्ध्य तरंग का, तो तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के समानांतर हो तो उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो ये आपका गलत है, क्योंकि जो ध्वनि तरंगे होती है वो अनुदैर्ध्य तरंगे के उदाहरण होती है। प्रकाश तरंगे व जलीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे के उदाहरण। ये भी आपका सही है। तो इसमें असत्य कौन सा है? तो ये सी ऑप्शन है। अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से कहाँ नहीं किया जाता है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में, वाहनों के पार्श्व शीशे के रूप में, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली टॉर्च में, दंत चिकित्सकों द्वारा दांत का प्रतिबिंब देखने में। अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से कहाँ नहीं किया जाता है? कहाँ पे नहीं किया जाता है? तो देखिए इसका उपयोग जो है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है। बिल्कुल सही है कि अवतल दर्पण का उपयोग इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है। वाहनों के पार्श्व शीशे के रूप में, देखिए वाहन के जो पार्श्व शीशे हैं ना, इसमें जो है कि उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ना कि अवतल दर्पण का। ठीक है, तो इसमें जो है कि उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का और कहाँ उपयोग किया जाता है? तो ये जो है कि दूरदर्शी में और धूप के जो चश्मे होते हैं उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले जो टॉर्च हैं इसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और जो दांत के डॉक्टर होते हैं उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और यहाँ पूछा जा रहा है कि अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से कहाँ नहीं किया जाता है? तो देखिए यहाँ भी किया जाता है, यहाँ भी किया जाता है, यहाँ भी किया जाता है, बट यहाँ पे नहीं किया जाता है। वाहनों को पार्श्व शीशे के रूप में देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ना कि अवतल दर्पण का। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले गरीबी के दुष्चक्र को स्पष्ट करने का प्रयास रोजेनस्टीन रोडान ने किया था। विकास के प्रबल प्रयास सिद्धांत के प्रतिपादक रेगनर नरकसे थे। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? देखिए सबसे पहले गरीबी के दुष्चक्र को स्पष्ट करने का जो प्रयास किया, किसने किया? तो रेगनर नरकसे किए थे, ना कि रोजेनस्टीन रेडान किए थे। किसने किया था कि सबसे पहले गरीबी के दुष्चक्र को स्पष्ट करने का प्रयास? तो रेगनर नरकसे ने किया था। और विकास के प्रबल प्रयास सिद्धांत के प्रतिपादक किसने किया था? तो वो जो है कि रोजेनस्टीन रेडान ने किया था। देखिए ये जो है ना उल्टा लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, कि सबसे पहले गरीबी के दुष्चक्र को स्पष्ट करने का प्रयास किसने किया? तो रेगनर नरकसे ने किया। और विकास के प्रबल प्रयास सिद्धांत का जो प्रतिपादक है वो जो है कि रोजेनस्टीन
रोडान ने किया था। तो ये दोनों गलत है। इसमें हो जाएगा आपका ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। भारत की अधिकांश वर्षा होती है आम्र वर्षा, पश्चिम विक्षोभ, काल बैसाखी, दक्षिण पश्चिमी मानसून। देखिए भारत में जो वर्षा होती है वो अधिकांश वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून ये भारत में दो शाखाओं के रूप में प्रवेश करती है, एक तो अरब सागर शाखा और एक जो है कि बंगाल की खाड़ी की शाखा। शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है। इस ऋतु में किन स्थानों पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, उपयुक्त दोनों में, उपयुक्त में से कोई नहीं। शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है और इस ऋतु में किन स्थानों पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है? तो इसमें होती है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, मतलब कि उपयुक्त दोनों में। देखिए जो इस चक्रवात से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और गुजरात इनको जो है कि क्षति होती है, तो ये हो जाएगा आपका सही ऑप्शन। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? लोकटक झील, चिल्का झील, पुलिकट झील, वुलर झील। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो कौन सी है? तो ये है आपका चिल्का झील, जो कि कहाँ पड़ती है? तो ये उड़ीसा में पड़ती है। देखिए चिल्का झील जो है ना खारे पानी की एक लैगून झील है। ठीक है, और भारत की सबसे मीठे पानी वाली झील कौन सी है? तो वो है आपका वुलर झील, जो कि कहाँ पे? ये है आपका जे.एंड.के में। ठीक है, मानव शरीर के पूंछ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? बृहदांत्र, क्षुद्रांत्र, पित्ताशय, अमाशय। मानव शरीर की पूंछ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? तो ये संलग्न होता है आपका बृहदांत्र से। ठीक है, देखिए मानव शरीर में स्थित जो पूंछ होता है वो एक अवशेषी अंग है और ये छोटी बड़ी आंत के जोड़े के पास स्थित होती है। भारत की कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है ललितपुर में, सोनभद्र में, मिर्जापुर में, गोरखपुर में। भारत की जो कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये कहाँ पे अवस्थित है? तो ये अवस्थित है आपका सोनभद्र में। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए अब भारत का सबसे बड़ी कृत्रिम झील है कौन सी? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ठीक है, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है आगरा में, कानपुर में, फिरोजाबाद में, खुर्जा में। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है आपका कहाँ पे? खुर्जा में। देखिए खुर्जा ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिला में है और यह केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान कोलकाता के द्वारा जो है कि एक केंद्र की स्थापना 1981 में उत्तर प्रदेश सरकार के नियमित वित्तीय समर्थन देने के राजी होने पे ये किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात 2011 है 14.0%, 14.1%, 14.2%, 14.3%। भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात जो कि 2011 के अकॉर्डिंग कितना है? तो वो है 14.2%। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि 1928 ईस्वी के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी के अनुयायियों ने, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने, वामपंथी दलों ने, किसान सभा ने। 1928 ईस्वी का जो बारदोली आंदोलन था इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए 1928 ईस्वी में सूरत जिला में बारदोली तालुका में बढ़ा लगान न देने के लिए किसान आंदोलन चलाया गया था और इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था कुंवर जी मेहता, केशव जी मेहता और वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था और ये तीनों जो है कि गांधी जी के अनुयायी थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह SHG बैंक लीकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है? नाबार्ड, व्यापारिक बैंक, RB, सहकारिता बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि स्वयं सहायता समूह SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है
श्री GS पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री GS पॉइंट। स्टडी विद श्री ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।